Welcome back to our YouTube channel. To start your NORCET journey, please subscribe our channel. तो स्टार्ट करते हैं आज के हम MCQ सेशंस के साथ। तो हमारा जो फर्स्ट MCQ है वो है which classification of drug is contraindicated for the client with hypertrophic cardiomyopathy। तो पेशेंट जो है वो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट है हमारे पास। तो उसके अंदर कौन सा ग्रुप ऑफ ड्रग है जो हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे। तो स्पेशल जो उसके अंदर वर्ड है वो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो जो हमारा फर्स्ट इसके अंदर ऑप्शन है वो है पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स, सेकंड ऑप्शन है वेसोडाइलेटर, थर्ड है डायूरेटिक्स एंड फोर्थ है एंटी डिसएरिथमिक्स। तो चार ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा होगा। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स क्या होते हैं? पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स वो ड्रग्स होते हैं जो हार्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। जो हार्ट का एफिशिएंसी है, जो दक्षता है हार्ट का काम करने की, उसको इंक्रीज कर देते हैं। इसके अंदर कुछ एग्जांपल है जैसे कि एट्रोपिन, एडीआर, नॉरेड, इसके अलावा डोपामाइन, वैसोप्रेसिन। ये कुछ ड्रग्स हैं जो हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। सेकंड है वैसोडाइलेटर जैसे कि एंटीजी ड्रग्स। थर्ड है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के अंदर जैसे लेक्सिक्स हो गया, इसके अलावा टोरेजेमाइड जिसको हम डाइटोर के नाम से भी जानते हैं, और एंटी डिसएरिथमिक ड्रग्स जो हार्ट की इरेगुलर एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करने का काम करते हैं। तो कौन से ऐसे ड्रग हैं जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर नहीं देनी चाहिए या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो हम वो ड्रग नहीं देंगे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में जो हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे हार्ट पे ओवरलोड आता है, जो लोड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इनमें कौन सा ड्रग है जो हार्ट को जो लोड हो रहा है उसको इंक्रीज कर रहा है? यस, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट है, क्योंकि पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स क्या करते हैं, हार्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं, और ये इंक्रीज होने के बाद में हार्ट पे और ज्यादा लोड आएगा, जिसकी वजह से हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में इस टाइप की ड्रग्स हम अवॉइड करते हैं या कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। वैसो सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, जो वैसोडाइलेटर्स हैं, वैसोडाइलेटर्स हम दे सकते हैं क्योंकि कार्डियक जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन करता है वैसोडाइलेशन की हेल्प से, और हेल्प करता है कार्डियक मायोपैथी को और वर्सन होने से। थर्ड है डायूरेटिक्स, ये जो हाइपर वॉल्यूमिया होता है उसको ट्रीट करने का काम करता है, और हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड जो आया है वॉल्यूम के कारण उसको कम करता है। नेक्स्ट है एंटी डिसरिथमिक, जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से डिसरिथमिया जनरेट हुआ है हार्ट के अंदर, उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो इसमें कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे हम? इसमें हम रखेंगे पॉजिटिव आइनोट्रोप्स को हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ए राइट, ये इसका रेशनल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में पढ़ लेना इसको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन एंड सिम्टम ऑफ एलर्जिक अटैक इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एलर्जिक अटैक के साइन सिम्टम्स हैं वो इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से हैं तो बताइए। फर्स्ट है वीजिंग ऑन इंस्पिरेशन, सेकंड है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, थर्ड है सर्क्यूमोरल साइनोसिस, और फोर्थ है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। तो कौन सी कंडीशन है जो एलर्जिक अटैक को के साइन और सिम्टम को शो करती है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि वीजिंग ऑन इंस्पिरेशन, जबकि वीजिंग जो साउंड होता है वो इंस्पिरेशन के टाइम नहीं, एक्सपिरेशन के टाइम पे हमें देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो एलर्जिक कंडीशन के अंदर इंक्रीज नहीं होता है, इवन नॉर्मल और बिलो नॉर्मल हो जाता है। ब्रेडिपनिया देखने को मिलता है इसके अंदर, और यूपनिया, यूपनिया मतलब यूपनिया मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन ब्रीथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सर्क्यूमरल साइनोसिस। साइनोसिस इसका लेट साइन एंड सिम्टम होता है, अर्ली साइन एंड सिम्टम नहीं होता है सर्क्यूमरल जो साइनोसिस। हाँ, हमें स्टार्टिंग में सर्क्यूमरल पेल देखने को मिल सकता है, जो स्किन होती है वो पेल हो सकती है, डायरेक्ट साइनोसिस नहीं हो सकती। नेक्स्ट फोर्थ है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन।
प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन का मतलब जो ब्रीदिंग है वो डिले हो रही है, जो एक्सपिरेशन हो रहा है वो मोर देन 3 सेकेंड और मोर देन 5 सेकेंड से ज्यादा होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो एलर्जिक अटैक होता है उसमें एल्वेलाई का एबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर ट्रैप होती है वो ज्यादा एयर ट्रैप रहती है डेड स्पेस में, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन। चलिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए क्लाइंट confides to the nurse that he tasted poison in his evening meal. This would be an example of what type of hallucination? एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है साइकेट्रिक का, जो बोलता है कि उसको उसके खाने में जो खाना दिया गया है उसको शाम को, उसमें जहर जैसा उसको टेस्ट आ रहा है। तो ये किस तरीके का हेल्यूसिनेशन हो सकता है? काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार में नॉर्सेट में रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नॉर्सेट के हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं उन्हीं टॉपिक को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो सबसे पहला है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन, ऑल्फैक्टरी और विसरल हेल्यूसिनेशन। तो बिल्कुल इजी है इसका आंसर, टेस्ट के अंदर उसको बार बार लग रहा है, तो क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन बी, गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड बी नॉर्मल इन ए पोस्टपार्टम वुमेन? कौन सी ऐसी कंडीशन है जो पोस्टपार्टम वुमेन के अंदर नॉर्मल रहेगी? यहाँ पे ओ सॉरी एबनॉर्मल रहेगी। यहाँ पे ये वर्ड जो है इसको आप मार्क कर लीजिए। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो एक पोस्टपार्टम जो वुमेन है जिसका डिलीवरी या लेबर प्रोसेस हो चुका है उसके बाद में पोस्टपार्टम कंडीशन में ऐसी कौन सी कंडीशन है जो एबनॉर्मल रहेगी? पहला ऑप्शन है चिल्स शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी। उस महिला को चिल्स देखने को मिल सकते हैं या मिल रहे हैं जस्ट डिलीवरी के बाद में। सेकंड ऑप्शन है पल्स रेट ऑफ 60 बीट पर मिनट इन मॉर्निंग ऑन फर्स्ट पोस्ट डिलीवरी डे। उसका जो पल्स है वो 60 बीट पर मिनट देखने को मिल रहा है। थर्ड है यूरिनरी आउटपुट 3000 ml। और फोर्थ है एन ओरल टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट या 38.3 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिल रहा है थर्ड डे आफ्टर डिलीवरी। तो कौन सा ऑप्शन है जो एबनॉर्मल है? ओके, तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की। तो चिल्स शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी, तो ये एक तरह की नॉर्मल फाइंडिंग होती है। अचानक से बॉडी के टेम्परेचर में आए बदलाव के कारण चिल्स देखने को मिल सकते हैं महिला के अंदर। तो ये एक तरह की नॉर्मल फाइंडिंग होती है। सेकंड है पल्स रेट 60 बीट पर मिनट इन मॉर्निंग ऑन द फर्स्ट पोस्ट डिलीवरी डे। तो ये भी एक तरह की नॉर्मल फाइंडिंग है। स्लाइट ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है फीमेल के अंदर, स्लाइट ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है, मार्क्ड नहीं होता है, बिलो 50 या बिलो 60 नहीं होता है। चलिए, तो थर्ड ऑप्शन है यूरिनरी आउटपुट 3000 ml। ये भी एक तरह का नॉर्मल फाइंडिंग है क्योंकि बॉडी के अंदर ड्यू टू प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड रहता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड रहता है, जिसकी वजह से पोस्ट डिलीवरी जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज होकर 3000 ml हो जाता है। और फोर्थ जो ऑप्शन है एन ओरल टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमें अनयूजुअल या एबनॉर्मल कंडीशन है। इसके अंदर अगर महिला का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है, तो ये एक तरह की इमरजेंसी कंडीशन है। उसको किसी तरीके का इन्फेक्शन या पोस्टमार्टम इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, ये हमें देखने की जरूरत है और इमीडिएटली जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है डॉक्टर उसको इन्फॉर्म करना है। तो इसके अंदर कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन है? तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। ए 6 month old infant, a 6 month old infant has been admitted to the emergency room। एक 6 महीने का बच्चा है जो कहाँ एडमिट हुआ है? इमरजेंसी रूम में एडमिट हुआ है विद द फेब्राइल सीजर। बच्चे को क्या है? फेब्राइल सीजर आ रहे हैं। इन द टीचिंग ऑफ द पेरेंट द नर्स स्टेट दैट। अब जो नर्स है वो उनके जो पेरेंट्स है उनको टीचिंग करते वक्त क्या कहेगी? तो हम सबसे पहले बात करते हैं फेब्राइल सीजर क्या होते हैं। फेब्राइल सीजर क्या होते हैं? ड्यू टू फीवर, ड्यू टू फीवर, एक्सेस फीवर के कारण 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर जो नॉर्मल फीवर है उससे ऊपर अगर बच्चे में फीवर आता है उसकी वजह से जो सीजर डेवलप होते हैं उनको कहते हैं हम फेब्राइल सीजर। तो ऐसा क्या स्टेटमेंट है जो नर्स
उनके पेरेंट्स को बताएगी। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है sustained temperature elevation over 103 डिग्री फ़ारेनहाइट is generally related to febrile seizure, कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के जो सीजर होता जो फीवर होता है वो जो फेब्राइल सीजर है उसको डिनोट करता है। सेकंड है फेब्राइल सीजर डू नॉट यूजुअली अकर, जो फेब्राइल सीजर है वो यूजुअली नहीं होता है, बहुत रेयर केस में डेवलप होता है। थर्ड ऑप्शन है देयर इज अ लिटिल रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एंड मेंटल रिटार्डेशन एज सिक्वलेट टू फेब्राइल सीजर। ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट नॉर्सेट के अंदर पूछा गया है कि उसमें थोड़े बहुत न्यूरोलॉजिकल जो रिस्क हैं वो प्रेजेंट रहते हैं फेब्राइल सीजर के दौरान। और फोर्थ ऑप्शन है फेब्राइल सीजर आर एसोसिएटेड विद डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि जो सीएनएस की दिक्कत है उसकी वजह से फेब्राइल सीजर डेवलप होते हैं। तो कौन सा स्टेट ऐसा है जो एक नर्स जो फेब्राइल सीजर वाला जो बच्चा है उसके मदर को या फादर को बताएगी। चलिए, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इसके बारे में पढ़ते हैं। द टेम्परेचर एलिवेशन रिलेटेड टू फेब्राइल सीजर जनरली एक्सीड 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो टेम्परेचर है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाते ही हम फेब्राइल सीजर के अंडर वह आ जाएगा, और यहाँ पे जो बताया गया है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट है एंड सीजर अकर ड्यूरिंग द टेम्परेचर राइज रेदर देन द प्रोलॉन्ग्ड एलिवेशन। सेकेंड है फेब्राइल सीजर में अकर reoccur are more likely so do when the first seizure occur in the last first year of life। तो जो फेब्राइल सीजर है वो डू नॉट यूजुअली अकर, ऐसा नहीं है, वो बार बार हो सकते हैं। थर्ड जो न्यूरोलॉजिकल रिस्क होती है वो होती है बच्चे के अंदर। और फोर्थ है फेब्राइल सीजर एसोसिएटेड, तो सीएनएस की जो डिजीज होती है उनसे एसोसिएट नहीं करते हैं, वो फीवर से एसोसिएट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ए क्लाइंट डायग्नोस विद बाइपोलर A client diagnosed with bipolar disorder continues to be hyperactive and to lose weight. Which of the following nutritional intervention would be the most therapeutic for him at this time? ये क्वेश्चन भी लास्ट नॉर्सेट में पूछा गया है। एक पेशेंट है जो बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको हो रखा है, और बाइपोलर डिसऑर्डर के दौरान जो पेशेंट है हम उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरा करने के लिए उसको ऐसी कौन सी टेक्निक या कौन सा इंटरवेंशन ऐसा करेंगे जिसकी वजह से उसका जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो पूरा हो जाएगा। तो उसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट है स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ फूड दैट कैन बी कैरीड। सेकंड ऑप्शन है ट्यूब फीडिंग विद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। थर्ड है अलाउइंग हिम टू ईट व्हेन एंड व्हाट ही वांट। सबसे पहला है स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग, छोटे छोटे मील्स उसको दिए जाएं और थोड़े थोड़े समय के अंदर दिए जाएं। सेकंड है ट्यूब फीडिंग, उसको एनजी ट्यूब फीडिंग करवाई जाए, उसको एनजी ट्यूब लगा दी जाए। और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फ्रिक्वेंटली दी जाए थोड़े थोड़े समय में। थर्ड ऑप्शन है अलाउइंग हिम टू ईट व्हेन एंड व्हाट ही वांट्स, जो वो खाना चाहता है वो हम उसे खाने दें, जब वो खाना चाहता है उसे खाने दें, उसे ना टोकें। और फोर्थ ऑप्शन है गिविंग हिम ए क्वाइट प्लेस वेयर ही कांट सिट डाउन टू ईट मील्स, कैन सिट डाउन, एक हम उसको एक बिल्कुल शांत माहौल दे दें और उसको खाना दे दें और बोलें कि तू बैठ के आराम से खा ले। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ये लास्ट नॉर्सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी से, गिविंग हिम ए क्वाइट प्लेस वेयर ही कैन सिट डाउन टू ईट मील्स। देखिए बाइपोलर पेशेंट है, ऑलरेडी मेनिया एपिसोड, इसमें मेनिया एपिसोड आ रहे हैं, रेस्टलेसनेस उसके अंदर हमें पहले से दिख रही है। तो रेस्टलेसनेस के कारण पेशेंट जो रहेगा वो बिल्कुल भी एक जगह नहीं बैठेगा, हियर एंड देयर रूमिंग करेगा, यहाँ से वहां जाएगा। तो वो कभी भी बैठ के अपना खाना अच्छे से एंजॉय या फिर नहीं खा पाएगा। इसके अलावा वो प्रॉपर मील नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसमें देखने को मिल सकती है। तो हमारा ऑप्शन डी गलत है। जो ऑप्शन सी है वो है अलाउइंग हिम टू ईट व्हेन एंड व्हाट ही वांट्स, हम जब उसको खाने देना, जब वो चाहता है तब खाने देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, मेनिक पेशेंट में जो हंगर डिजायर होती है या जो फिर जो हंगर होती है वो लेस होती है, जिसकी वजह से वो बहुत कम डिमांड करेगा फूड की, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है ट्यूब फीडिंग विद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, अगर पेशेंट में किसी तरीके का कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर मेडिकल कंडीशन नहीं है, अगर पेशेंट केवल बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो हम जनरली उसमें ट्यूब फीडिंग को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत एजिटेटेड रहता है और हाइपर एक्टिव रहता है, तो वो ट्यूब को निकाल सकता है।
तो इस कंडीशन में हम ट्यूब वगैरह भी प्रेफर नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है, स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग ऑफ फूड दैट कैन बी कैरिड, उसको थोड़े थोड़े समय में, क्योंकि वो ज्यादा समय तक बैठेगा नहीं, बहुत एजिटेटेड जो उसका बिहेवियर रहेगा वो बहुत एग्रेसिव रहेगा, जिसकी वजह से हम उसको थोड़ा थोड़ा मील देंगे, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन डिमांड क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन जो फर्स्ट रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ए क्लाइंट विद बाइपोलर disorder taking lithium tells the nurse that he has ringing in his ear, blurred vision and diarrhea। जो व्यक्ति है उसमें डायरिया, रिंगिंग इन ईयर है, और इसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ब्लड विजन देखने को मिल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पेशेंट में क्या चल रहा है, कौन सी थेरेपी चल रही है? लिथियम थेरेपी चल रही है। द नर्स नोटिस ए स्लाइट ट्रेमर इन his left hand and a slurring pattern to his speech, which of the following actions nurse appropriate? तो कौन सा एक्शन है जो अप्रोप्रिएट रहेगा नर्स के? तो ऑप्शन फर्स्ट है, एडमिनिस्टर ए स्टेट डोज ऑफ लिथियम इज नेसेसरी, कि जो एडमिनिस्टर करेंगे उसको स्टेट डोज लिथियम का। सेकंड है, रिकॉग्नाइज दिस एन एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स टू लिथियम। थर्ड है, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर फॉर ए स्टेट ब्लड लिथियम लेवल। और फोर्थ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिथियम एंटीडोट। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है कि जो पर्सन है उसके अंदर क्या हो चुका है, लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई है। तो पेशेंट जो है उसके अंदर लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई है, जिसकी वजह से उसके अंदर ये सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। और ये जितने भी सिम्टम्स होते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट डोज, तो हमें स्टेट डोज तो एडमिनिस्टर करना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टॉक्सिसिटी हो रही है। रिकॉग्नाइज दिस एन एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स टू लिथियम, ये एक एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स नहीं है लिथियम का, ये एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट है। फिर है, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर फॉर ए स्टेट ब्लड लिथियम लेवल। हाँ, ये हम करवा सकते हैं, क्योंकि हमें जानना है कि कहीं लिथियम की टॉक्सिसिटी तो नहीं हो गई है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, एडमिनिस्टर लिथियम एंटीडोट। तो लिथियम का कोई भी एंटीडोट नहीं होता है। थोड़ा सा हम लिथियम के बारे में जान लेते हैं। तो जो लिथियम होता है, लिथियम वो है, लिथियम जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है 5 कंडीशंस का। पहली है मेनिया, सेकंड है क्रोनिक मेनिया, थर्ड है ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, फोर्थ है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड ल्यूकोसाइटोपनिया। ठीक है, तो 5 कंडीशन रहेगी उसके अंदर। जो लिथियम होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है, मेनिया, क्रोनिक मेनिया, ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, और कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड ल्यूकोसाइटोपनिया के अंदर ये रहता है। अब जो लिथियम होता है उसका इफेक्ट जो आता है बॉडी के अंदर, उसमें टाइम लगता है 1 to 2 वीक, 1 से 2 वीक का समय लगता है। और जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, एक्यूट मेनिया, एक्यूट मेनिया के अंदर लिथियम नहीं दिया जाता है। एक्यूट मेनिया के अंदर क्या नहीं दिया जाता है, लिथियम नहीं दिया जाता है। तो एक्यूट मेनिया का जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है, डाइजापाम। एक्यूट मेनिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, डाइजापाम या हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल और डाइजापाम हम एक्यूट मेनिया में देते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें हम, जो लिथियम है, लिथियम का थेराप्यूटिक जो लेवल होता है वो कितना होता है? सबसे पहले 3 रेंज होती है इसमें। एक होती है प्रोफाइलेक्सिस रेंज, एक होती है थेराप्यूटिक रेंज, और एक होती है टॉक्सिसिटी रेंज। तो 0.4 से 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो प्रोफाइलेक्सिस रेंज होती है। 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होती है, थेराप्यूटिक। और मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होती है, इसकी जो रहती है वो टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी में भी क्वेश्चन आ चुका है, 3 में डिवाइड करते हैं इसको, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, जिसमें डेथ भी हो जाती है पेशेंट की।
तो माइल्ड के अंदर होता है मोर देन 1.5, मॉडरेट के अंदर होता है मोर देन 2, और सीवियर के अंदर होता है मोर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर किसी पेशेंट की जो लिथियम का जो रेंज है वो हो जाता है तो वो डेथ को भी कॉज करता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे लिथियम से रिगार्डिंग। तो हमारा इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो रहेगा रिक्वेस्ट एन ऑर्डर फॉर ए स्टेट लिथियम लेवल। ठीक है। तो जो लिथियम होती है 5 कंडीशन में होती है: मेनिया, क्रोनिक मेलिया, ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ बाइपोलर, और कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड ल्यूकोसाइटोपेनिया। 1 से 2 वीक लगता है इसके इफेक्ट को आने के अंदर। एक्यूट मेनिया में हम लिथियम नहीं देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस डाइजापाम और हेलोपेरिडोल रहता है। लिथियम के 3 वो होता है, सबसे पहले प्रोफाइलेक्सिस, थेरेप्यूटिक और टॉक्सिसिटी। प्रोफाइलेक्सिस के अंदर 0.4 से 0.8, 0.8 से 1.2 थेरेप्यूटिक, और मोर देन 1.5 जो रहेगा वो टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। अब जो माइल्ड और मॉडरेट 3 तरह की टॉक्सिसिटी होती है। माइल्ड के अंदर जो रहेगा वो 1.5 से ऊपर, और जो मॉडरेट में 2.0 से ऊपर, और सीवियर के अंदर 2.5 से ऊपर रहेगा, जो सीवियरली डेथ कॉज करवा सकती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ए डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस सी इज कंफर्म्ड बाय ए मेल क्लाइंट फिजिशियन। एक डायग्नोसिस हुआ है हेपेटाइटिस सी का। द नर्स शुड बी नॉलेजेबल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी। एक नर्स है, उसको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस ए, बी और सी के बारे में, और तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस जो सी होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है द पोटेंशियल ऑफ क्रॉनिक लीवर डिजीज इज मिनिमल। सेकंड है द ऑनसेट ऑफ सिम्टम इज एब्रप्ट। और थर्ड ऑप्शन है द इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 26 वीक्स। और एक ऑप्शन आप और लगा लीजिए, मेनली अकर ड्यू टू ओरो रेक्टल रूट। तो कौन सा सही है चारों में से? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 वीक का होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखें तो पोटेंशियल ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज मिनिमल, ऐसा नहीं है, हायर रेट होता है। सेकंड है द ऑनसेट ऑफ सिम्टम इज एब्रप्ट। एब्रप्ट नहीं होता है, अचानक से नहीं होता है। जो हेपेटाइटिस बी एंड सी होता है इसका क्रोनिक रहता है, एब्रप्ट नहीं होता है। एब्रप्ट होता है हेपेटाइटिस ए का। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है, अचानक से सिम्टम्स एब्रप्ट किसके आते हैं? हेपेटाइटिस ए के। तो नेक्स्ट है द इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 6 वीक। जो हेपेटाइटिस सी रहता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 26 वीक रहता है। और जो हेपेटाइटिस बी है उसका 6 to 20 वीक रहता है। और हेपेटाइटिस ए का 2 to 6 वीक रहता है। ये सबसे शॉर्ट टाइम इंक्यूबेशन पीरियड रहता है हेपेटाइटिस ए का, जिसकी वजह से सिम्टम्स जो होते हैं वो काफी एब्रप्ट आते हैं। और हेपेटाइटिस बी का 6 to 20, और हेपेटाइटिस सी का 2 to 26। ऐसे याद कर सकते हैं। इसको हम एक ट्रिक से और याद कर सकते हैं। जो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, और हेपेटाइटिस सी है, ये तीनों एक के बाद एक आते हैं। तो हेपेटाइटिस ए में जो इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा वो कम रहेगा, 2 to 6 वीक। जो हेपेटाइटिस बी रहेगा उसमें रहेगा 6 to 20 वीक। और जो हेपेटाइटिस सी रहेगा, क्योंकि वो लास्ट में आ रहा है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड और भी ज्यादा रहेगा, तो उसका रहता है 2 to 26 वीक। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, hypoxia is the primary problem related to near drowning victims, the first organ that sustain irreversible damage after submersion of the water। ये नॉर्सेट 5 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर ये पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जो हाइपोक्सिक हो गया है ड्राउनिंग, डूबने की वजह से, तो कौन सा ऐसा फर्स्ट ऑर्गन है जो सबसे पहले डैमेज होगा। तो ऑप्शन है किडनी, ब्रेन, हार्ट और लंग्स। तो ऑब्वियस ये सबको पता होना चाहिए। तो हमारा जो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है हाइपोक्सिया के लिए, तो वो कौन सा है? ब्रेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन। हाँ, तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना इसका पूरे। जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन को रेशनल वाइज पढ़ें। अगर आप रेशनल वाइज नहीं पढ़ते हैं तो आप केवल एक क्वेश्चन और उसका जो आंसर होता है उसको रट लेते हैं, और मेन एग्जाम के अंदर
जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा घुमा के दिया जाता है, ऑप्शन सेम होते हैं, जिसकी वजह से आपके हर बार जो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और रेशनल जानने की कोशिश करें हर एक क्वेश्चन का। वो बुक्स और किताब जो रहेंगी या फिर गाइड्स जो हैं या एमसीक्यूज जो हैं उनसे दूर रहें जिनके अंदर प्रॉपर रेशनल नहीं है, तो वही क्वेश्चन पढ़े जिनके अंदर प्रॉपर रेशनल है। चलिए, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर ए क्लाइंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी? एक जो पर्सन है, कौन सी अप्रोप्रिएट ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहेगी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, जो कि पेशेंट किसका है, हमारे पास बाइपोलर का पेशेंट। सबसे पहला है प्लेइंग कार्ड विद अदर क्लाइंट्स, सेकंड है वर्किंग क्रॉसवर्ड पजल्स, थर्ड है प्लेइंग टेनिस विद स्टाफ मेंबर और फोर्थ है स्विंग बेड्स ऑन ए लेदर बेल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, बाइपोलर का पेशेंट है, ऑलरेडी एजिटेटेड पेशेंट है, ऑलरेडी एग्रेसिव पेशेंट है। तो एग्रेसिव पेशेंट के पास में अगर आप कार्ड्स खेलेंगे उसके साथ में, तो वो गाली गलौज एब्यूसिव जो उसका नेचर है वो शो करेगा, इसलिए हम ये अवॉइड करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है। वर्किंग क्रॉसवर्ड पजल्स, पजल्स के अंदर उसका कंसंट्रेशन उतना लगेगा नहीं, तो वो बार बार उठ के जाएगा और उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएगा। थर्ड है प्लेइंग टेनिस विद स्टाफ मेंबर, हम उसको ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, हम उसको फिजिकल जो वर्क होते हैं या फिजिकल जो गेम होते हैं हम वो खिलाएंगे उसको, जिसकी वजह से उसका जो एनर्जी है वो एक सही डायरेक्शन के अंदर यूज होगा, और पेशेंट अगर टेनिस खेल रहा है तो उसका जो फिजिकल या एनर्जी जो उसके अंदर है वो धीरे धीरे कम होगा और पेशेंट थोड़ा काम होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? प्लेइंग टेनिस विद स्टाफ मेंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. A 30-year-old male client is admitted to the psychiatric unit with a diagnosis of bipolar disorder for the last 2 months. Bipolar disorder है patient को last 2 months से. His family describe him as being on the move, sleeping 3 to 4 hours nightly, spending lots of money, and losing approximately 10 lb. During the initial assessment with the client, the nurse would expect him to exhibit which of the following? क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ें। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है शॉर्ट पोलाइट रिस्पॉन्स टू इंटरव्यू क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन है इंट्रोस्पेक्शन रिलेटेड टू हिज प्रेजेंट सिचुएशन। थर्ड ऑप्शन है एग्जेजरेट सेल्फ इंपॉर्टेंस। और फोर्थ ऑप्शन है फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है। क्यों है? क्योंकि एग्जेजरेट सेल्फ इंपॉर्टेंस जो पेशेंट रहेगा, शॉर्ट पोलाइट, सबसे पहला ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, शॉर्ट पोलाइट रिस्पॉन्स टू इंटरव्यू क्वेश्चन। वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि एजिटेटेड और बाइपोलर का पेशेंट है तो शॉर्ट पोलाइट रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सेकंड है इंट्रोसेप्शन रिलेटेड टू हिज प्रेजेंट जो सिचुएशन रहेगा। और थर्ड है एग्जेजरेट सेल्फ इंपॉर्टेंस, और फोर्थ है फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस होपलेसनेस। इसके अंदर ये तो डिप्रेशन का हो गया, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एग्जेजरेट सेल्फ इंपॉर्टेंस। इसके एक बार रेशनल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। डायबिटिक जो है प्रेगनेंसी के दौरान, उसके अंदर डायबिटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड टाइट मेटाबॉलिक कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज लेवल टू प्रिवेंट perinatal mortality. When evaluating the pregnant client, the nurse knows that recommended sugar, मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो सिंपल सा है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसमें नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या रहेगा? 70 टू 120, 100 टू 200, 40 टू 130 और 90 टू 200 mg पर DL। तो सिंपल आंसर है इसका कितना रहना चाहिए?
70 to 120 mg per dl। तो ड्यूरिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो नॉर्मली होता है, बढ़ता नहीं है। अगर बढ़ गया है तो जो कंडीशन होगी वो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस रहेगी, तो इसलिए वो जो शुगर लेवल होता है वो इतना ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इवेलुएटिंग ए क्लाइंट विद सिम्टम ऑफ शॉक, एक पेशेंट है, किसका है, शॉक का पेशेंट है, उसको हम इवेलुएट कर रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूरोजेनिक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक। नर्स को पता होना चाहिए कि न्यूरोजेनिक और हाइपोवोलेमिक शॉक के क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो उसको इवाल्वेट कर रही है एक पेशेंट को, शॉक वाले पेशेंट को। द सिम्टम ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक डिफर फ्रॉम हाइपोवोलेमिक शॉक इन दैट, कौन से ऐसे सिम्टम हैं जो न्यूरोजेनिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक के अलग अलग होते हैं। फर्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक, ये क्वेश्चन आ चुका है। न्यूरोजेनिक शॉक, द स्किन इज वार्म एंड ड्राई। न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर जो स्किन रहती है वो वार्म हो जाती है और ड्राई हो जाती है। सेकंड है इन हाइपोवोलेमिक शॉक देयर इज ए ब्रेडिकार्डिया, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर ब्रेडिकार्डिया होता है। थर्ड है हाइपोवोलेमिक शॉक कैपिलरी रिफिल लेस देन 2 सेकेंड। और फोर्थ है इन न्यूरोजेनिक शॉक देयर इज ए डिलेड कैपिलरी रिफिल। तो बताइए इसका क्या आंसर है। बिल्कुल सही। तो देखते हैं हम ऑप्शन फोर्थ से। देखो, इन न्यूरोजेनिक शॉक देयर इज अ डिलेड कैपिलरी रिफिल। जो कैपिलरी रिफिल रहेगा न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर, ऑब्वियसली डिलेड रहेगा, लेकिन हाइपोवोलेमिक कंडीशन से डिलेड नहीं रहेगा। डिलेड रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना किसमें रहेगा, हाइपोवोलेमिक कंडीशन के अंदर डिलेड रहेगा। ऑप्शन सी है इन हाइपोवोलेमिक शॉक कैपिलरी रिफिल इज लेस देन 2 सेकेंड्स। ऐसा नहीं है, मोर देन इसके अंदर अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करता है कि कितना हाइपोवोलेमिया है। इस 5 सेकेंड से भी मोर देन हो सकता है हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। नेक्स्ट बी ऑप्शन है इन हाइपोवोलेमिक शॉक देयर इज ए ब्रेडिकार्डिया। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, क्या होता है, टैकीकार्डिया होता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई। जो पेशेंट रहेगा उसकी स्किन कैसी हो जाएगी, वार्म एंड ड्राई हो जाएगी। ये ऐसा क्यों हुआ, न्यूरोजेनिक शॉक में स्किन वार्म एंड ड्राई क्यों हुआ, जबकि जितने भी शॉक होते हैं उसके अंदर कोल्ड स्किन हो जाती है, एनाफाइलेक्टिक शॉक को छोड़ के या सेप्टिक शॉक को छोड़ के। तो न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर स्किन जो रहेगी वो वार्म हो जाएगी। वार्म इसलिए होगी क्योंकि जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है, इसको यहां से समझते हैं कि जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है, न्यूरोजेनिक शॉक जो रहेगा उसके अंदर सर्वाइकल से नीचे का जो हिस्सा रहेगा वो क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो वेगस स्टिमुलेशन वगैरह होने लगेगा, पेशेंट को क्या होने लगेगा, ब्रेडिकार्डिया होने लगेगा। और ब्रेडिकार्डिया होने के कारण पेशेंट धीरे धीरे जो पेशेंट का जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट है, वो कम हो जाएगा। और साथ में जो स्किन रहेगी वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इनएक्टिवेशन के कारण वार्म होने लगेगी और ड्राई होने लगेगी। ये इसका मेन रीजन होता है। चलिए, तो इसमें ये है ऑप्शन वन इज राइट। देखिए, न्यूरोजेनिक शॉक इज कॉज्ड बाय इंजरी to the cervical region which leads to loss of sympathetic control. This loss leads to vasodilation in the vascular leads, bradycardia, resulting in the lack of sympathetic balance to parasympathetic stimuli from the vagus nerve and the lose ability to sweat below the level of injury. In neurogenic shock, the client is hypertensive and bradycardia with the warm skin. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है नॉर्थ सेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A 55-year-old man is admitted to the hospital with complaint of fatigue, jaundice, anorexia and clay color stool. पेशेंट को क्या हो रहा है, जॉन्डिस, एनोरेक्सिया, फटीग और क्ले कलर यूरिन आ रहा है। His admitted diagnosis is rule out hepatitis. Laboratory studies reveals elevated liver enzymes and bilirubin. In obtaining his health history, the nurse should assess his potential for exposure to hepatitis. Which of the following represents a high risk group of contracting this disease? कौन सा ऐसा ग्रुप है जो हेपेटाइटिस के लिए सबसे ज्यादा प्रॉन है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है हेटेरोसेक्सुअल, सेकंड है ऑन्कोलॉजिकल नर्स, थर्ड है अमेरिकन इंडियंस और फोर्थ है जेहोस विटनेसेस। एक तरह का रिलीजियस ग्रुप होता है, एक तरह का रिलीजियस ग्रुप होता है। तो कौन सा ग्रुप है?
देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है हेटेरोसेक्सुअल, तो हेटेरोसेक्सुअल मोर कॉमन नहीं होते हैं, वो होते हैं होमोसेक्सुअल। कौन से रहेंगे? होमोसेक्सुअल ज्यादा रहते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड है ऑन्कोलॉजिकल नर्स, ये हो सकता है क्योंकि ऑन्कोलॉजिकल नर्स जो रहेगी वो ज्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर करती है बाकी डिपार्टमेंट से, क्योंकि वहां पे बहुत सारा जो ऑन्कोलॉजिकल जो ड्रग्स वगैरह होती हैं वो इसके अलावा जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर रहते हैं, तो जो नर्स रहेगी उसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट का, तो इसकी वजह से उसको क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस हो सकता है। थर्ड है अमेरिकन इंडियंस, इसका भी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। और थर्ड फोर्थ है जोहास विटनेसेस, जो एक स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप होता है, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? ऑन्कोलॉजिकल नर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए schizophrenic client has made sexual overtures towards her physician on numerous occasions. During lunch, the client tells the nurse, "My doctor is in love with me and wants to marry me." This client is using which type of defense mechanism? एक डिफेंस मैकेनिज्म, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक महिला है अपने डॉक्टर के लिए यूज कर रही है कि मेरा जो डॉक्टर है वो मेरे साथ लव में और मेरे साथ अफेक्शन में आ गया है और मेरे से क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है। तो कौन सा रहेगा? एक अलग से हम डिफेंस मैकेनिज्म की क्लास लेंगे, उसके अंदर हम सभी प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म आपको समझाएंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन बनता है डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है, वो है डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन और सप्रेशन। तो इसमें जो महिला है वो क्या बोल रही है कि उसका जो डॉक्टर है उसके साथ लव के अंदर है और उससे शादी करना चाहता है, तो ये इसका क्या है? एक तरह का प्रोजेक्शन। वो उसके साथ एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रही है जिसका क्या नाम है? प्रोजेक्शन। डिस्प्लेसमेंट, इन्वॉल्वमेंट, ट्रांसफरिंग फीलिंग टू ए मोर एक्सेप्टेबल ऑब्जेक्ट। एक्सेप्टेबल ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो इसके एक अलग से क्लास लेंगे, उसके अंदर सभी तरह के जो आपको इसके एग्जाम्पल हैं वो बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When teaching a sex education class, the nurse identify the most common STD in the United States. कौन सा ऐसा मोस्ट कॉमन एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कहाँ हुआ है? यूनाइटेड स्टेट के अंदर। तो आपके ऑप्शन है क्लेमाइडिया, हर्पेज जेनाइटेलिया और सिफिलिस और गोनोरिया। तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? क्लेमाइडिया। ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो कौन सा आता है? हर्पीज सिंप्लेक्स जेनाइटेलिया, जो 5 to 20 मिलियन पीपल्स को अफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स असिस्ट ए क्लाइंट विद एडवांस एम्फाइसीमा टू द बाथरूम, द क्लाइंट बिकम्स एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ ब्रीथ व्हाइल रिटर्निंग टू द बेड। एक पेशेंट है जो एम्फाइसीमा का पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, जो कहाँ गया है? बाथरूम के अंदर गया है। वहां से अब उसको बेड तक लेके आने के बाद में पेशेंट जो है वो बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर नर्स क्या करेगी? सबसे पहला है इंक्रीज हिज नेजल, जो O2 है उसको 6 लीटर पर मिनट पे बढ़ा देगी, क्योंकि जो नेजल जो O2 होता है, जो नेजल प्रोंग होते हैं, उसकी हायर लिमिट कितनी होती है? 2 to 6, तो उसको हायर लिमिट पे सेट कर देगी। सेकंड है प्लेस हिम इन ए लेटरल सिम्स पोजीशन, उसको लेटरल सिम्स पोजीशन में प्लेस करेगी। थर्ड है एनकरेज पर्स लिप ब्रीथ, उसको पर्स लिप ब्रीथ के अंदर सजेस्ट करेगी। या फोर्थ है हिम ब्रीथ इनटू ए पेपर बैग। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो देखिए, सबसे पहला है इंक्रीज नेजल O2 टू 6 लीटर पर मिनट। ऐसा हम नहीं करेंगे, नर्स ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कर दिया, इसके बाद में जो उसको CO2 से जो एक स्टिमुलेशन मिल रहा था, जो सीओपीडी पेशेंट्स को हम जो लो ऑक्सीजन जो मेथड होता है उसके अंदर हम ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि उसका जो CO2, जो रिटेन CO2 है, वो स्टिमुलेशन का काम करता है पेशेंट के अंदर रेस्पिरेशन के लिए, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर और जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम उसको केवल लो ऑक्सीजन थेरेपी पर रखते हैं सीओपीडी वाले पेशेंट को, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। सेकंड है प्लेस हिम इन लेटरल सिम्स पोजीशन, हम उसको लेटरल सिम्स पोजीशन में नहीं करेंगे, उसको लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ उसको झुक के बैठने के लिए बोलेंगे, और उसके जो शोल्डर है उसको डाउन करने के लिए बोलेंगे, और उसके जो दोनों हैंड है वो जो दोनों हैंड है उसके उसको उसके नी पे रखने के लिए बोलेंगे। ये उसकी एक पोजीशन रहेगी जिससे वो क्या कर पाएगा? इफेक्टिव ब्रीदिंग कर पाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, एनकरेज
पर्सली ब्रीथ, हाँ इसको हम ब्रीथ को एनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि पर्सली ब्रीथ करने से क्या होता है, CO2 रिटेंड होता है, और रिटेंड CO2 किसको स्टिमुलेट करता है, रिटेंड CO2 स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को। तो रेस्पिरेटरी सेंटर जब स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग इंप्रूवमेंट्स होंगे। और ऑप्शन जो डी है, हैव हिम ब्रीथ इनटू ए पेपर बैग, पेपर बैग के अंदर ब्रीथ करने से पेशेंट में क्या हो डेवलप हो जाएगा, एंजाइटी और एजिटेशन और घबराहट डेवलप होने लग जाएगी, क्योंकि उसको अच्छे से सांस नहीं आएगी इसकी वजह से। तो हम ये ऑप्शन भी नहीं करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एनकरेज पर्स लिप ब्रीथ। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, इन ए क्लाइंट विद चेस्ट ट्रॉमा, इन ए क्लाइंट विद चेस्ट ट्रॉमा, पेशेंट को क्या हुआ है, चेस्ट ट्रॉमा हुआ है, द नर्स नीड्स टू एवेलुएट द मीडियस्टिनल पोजीशन, दैट दिस कैन बेस्ट बी डन बाय, मीडियस्टिनल पोजीशन चेक करना है कि कहीं उसका ट्रेकिया डेविएटेड तो नहीं है, या फिर जो मीडियस्टिनम है वो डेविएशन तो नहीं हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए जो नर्स है वो क्या करेगी, फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑस्कल्टेटिंग बायलैटरल ब्रीदिंग साउंड, दोनों साइड के जो ब्रीदिंग साउंड है उसको ऑस्कल्टेट करेंगे। सेकंड है पल्पेटिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ क्रिप्टस, क्रिप्टस को जो पल्पेट करेंगे। थर्ड है पल्पेटिंग फॉर ट्रेकियल डेविएशन। और फोर्थ है अस्कल्टेटिंग हर्ट साउंड को अस्कल्टेट करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अस्कल्टिंग द बायलैटरल ब्रीथ साउंड, देखिए ब्रीथ साउंड को पाल्पेट करने से हमें किसका पता नहीं लगेगा, मीडियस्टिनल पोजीशन का पता नहीं लगेगा। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है पाल्पेटिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ क्रिप्टस, क्रिप्टस क्या होते हैं, क्रिप्टस क्या होता है, क्रिप्टस होता है जब दो बोन के एजेस, जो दो बोन जो ब्रोकन बोन है उनके जब एजेस आपस में रगड़ते हैं तो एक आवाज डेवलप होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टस बोलते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे। तो अगर हुआ है तो हमें मीडियस्टिनल पोजीशन का इससे पता नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, अस्कल्टेटिंग हर्ट साउंड को अस्कल्टेट करके हमें मीडियस्टिनल पोजीशन का पता नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा है, ऑप्शन सी पाल्पेटिंग ट्रेकियल डेविएशन। तो इसको हम एक्सरे की मदद से हम पाल्पेट कर सकते हैं, और एक्सरे की मदद से हम इसको देख सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है पाल्पेटिंग द ट्रेकियल फॉर ट्रेकियल डेविएशन हमें बता देगी कि जो मीडियस्टर्नल पोजीशन है वो डेविएटेड हुआ है या फिर अपनी पोजीशन पे है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीन इन लेफ्ट साइडेड rather than the राइट साइडेड हार्ट फेलियर, कौन से ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं जो हमें लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर दिखेंगे, किसके बजाय राइट साइडेड हार्ट फेलियर के बजाय। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन है एलिवेटेड सेंट्रल वीनस प्रेशर एंड पेरिफेरल एडिमा, सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा और पेरिफेरल एडिमा बढ़ जाएगा। सेकंड ऑप्शन है डिस्निया एंड जॉइंटिस हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हाइपोटेंशन एंड हेपेटोमेगाली। और फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन एंड रेल्स। तो कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर लेफ्ट साइड जो हार्ट फेलियर है उसके सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए तो इसको समझते हैं। तो जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, देखिए जो हमारा हार्ट है इसके अंदर ये जो है वो है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। इधर से हमारा निकल रहा है अओर्टा और इधर से हमारा क्या निकल रहा है, वेना कावा। ऊपर से कौन आ रहा है, ऊपर से आईवीसी और एसवीसी, आईवीसी और एसवीसी। और यहां से कौन आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। और यहां से कौन निकल रहा है, पल्मोनरी वेन। तो जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होने के कारण प्रेशर ऊपर जाता है और सीवीपी बढ़ता है। क्या बढ़ेगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ेगा। और इसके साथ साथ में क्या होगा, जितने भी सिस्टमिक पीछे में जितने भी सिस्टम से जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होने लगेंगे, जैसे कि एडिमा डेवलप होने लगेगा, हेपेटोमेगाली डेवलप होने लगेगी, स्प्लिनोमेगाली डेवलप होने लगेगी। इसके अलावा जितने भी जो ब्लड प्रेशर वगैरह है वो इंक्रीज होने लगेगा। और जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ से अorta से प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं जा पा रहा है, ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर आगे जाके किस में प्रेशर डेवलप करेगा, लंग्स में प्रेशर डेवलप करेगा। और लंग्स में प्रेशर डेवलप होने की वजह से डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन होगा और इसके साथ साथ में रेल्स डेवलप होंगे।
डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन क्यों होगा? क्योंकि aorta से प्रॉपर क्या नहीं जा पा रहा है, ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है किसके अंदर, सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसके अंदर किसकी कमी आ जाएगी, O2 की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन होगा। और रेल्स डेवलप होंगे ड्यू टू ये जो पीछे से प्रेशर डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से लंग्स में जो प्रेशर डेवलप हुआ है उसके वजह से रेल्स डेवलप होंगे। चलो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, एलिवेटेड सेंट्रल वीनस प्रेशर, पेरिफेरल एडिमा। देखिए पेरिफेरल एडिमा और सेंट्रल वीनस प्रेशर डेवलप होता है राइट हार्ट फेलियर की वजह से। सेकेंड है डिस्पनिया और जॉन्डिस, डिस्निया और जॉन्डिस भी किसकी वजह से होता है, राइट हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन एंड हेपेटोमेगेली भी किसकी वजह से डेवलप होगा, राइट हार्ट फेलियर की वजह से। तो हाइपोटेंशन है वो यूजुअली लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिकली हेपेटोमेगेली बताया गया है यहाँ पे वो किसकी वजह से डेवलप होगा, राइट हार्ट फेलियर की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अलग से कवर करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, in assessing cardiovascular client the progressive of aortic stenosis the nurse should be aware that there is typically, एक पेशेंट है जिसको क्या हो चुका है, ऑर्टिक स्टेनोसिस। ऑर्टिक स्टेनोसिस का मतलब क्या है, ये हमारा हार्ट है और यहाँ पे ऑर्टा जो है इस जगह पे क्या हो चुका है, स्टेनोसिस डेवलप हो चुका है। और जो ऑर्टा है उसके आगे स्टेनोसिस डेवलप हो चुका है। अब ये जो स्टेनोसिस है जिसकी वजह से क्या होगा, पीछे में प्रेशर इंक्रीज होगा। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट, डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड साइनोसिस। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज प्रेशर इन पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी एडिमा। थर्ड ऑप्शन है सिस्टेमिक विनस एंगॉर्जमेंट। और फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर एंड हाइपरट्रॉफी। तो क्या रहेगा इसके अंदर आंसर, ऑर्टिक स्टेनोसिस हो रहा है, तो इसके अंदर आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे हमने आपको यही समझाया है। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं, डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड साइनोसिस। देखिए पल्मोनरी ब्लड फ्लो और साइनोसिस राइट जो साइड का जो हार्ट है उससे रिलेटेड है, तो इसके कारण इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी एडिमा। ये किस में डेवलप होता है, राइट साइड हार्ट फेलियर में डेवलप होता है। नेक्स्ट थर्ड है सिस्टमिक वेनस एंगॉजमेंट। अगर सिस्टमिक वीनस का क्या नहीं हुआ है, एंगॉजमेंट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में सिस्टमिक में ब्लड सर्कुलेट ही नहीं हुआ है, तो वहां पे जाके इकट्ठा कैसे होगा, है ना। तो प्रॉपर वहां क्या नहीं हुआ है, वीनस एंगॉजमेंट नहीं हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि जो स्टेनोसिस है वो अल्टा में डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से बैकवर्ड उसका क्या जाता है, प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है किसके अंदर, हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आपको सबको समझ में आई हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।